Welcome back, students. Today we will be revising back the last topics as well as completing this chapter with finishing off the last topic that is left, which is ART. So there are a few points that I wanted to discuss with you regarding MTP. हमने पढ़ा बेटा कि MTP क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, 9 मंथ्स की डिलीवरी कंप्लीट होने से पहले अगर बेबी को यूट्रस से रिमूव कर दिया जाता है, अगर फीटस को यूट्रस से रिमूव कर दिया जाता है, देन इट इज नोन एज विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स, देन इट इज नोन एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. इट वाज लीगलाइज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1971. लीगलाइज्ड इन 1971, but it is misused and generally MTPs are done for the female foeticide. ठीक है. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कुछ केसेस में लीगल है, जैसे जहाँ पे मदर की लाइफ को खतरा हो, डेंजर हो, बेबी जो है वो नॉर्मली डेवलप ना कर पाए या पैदा होने के कुछ ही महीनों बाद या कुछ टाइम बाद ही अगर उसकी डेथ के चांसेस हैं, इन सच केस फॉर और किन उनमें अवेलेबल हैं, परमिटेड हैं. जहाँ रेप केसेस हैं वहाँ पे, या कोई कपल जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे था लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी हो गई है, तो इन सब केसेस में MTP जो है वो परमिटेड है. आज हम बात करेंगे, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो क्या होगा? ART. ART मीन्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट ARTs. सबसे पहले ART की बेटा जरूरत होती कहाँ है? व्हेन अ कपल इज इनफर्टाइल, व्हेन अ कपल इज infertile, then doctors adopt ARTs to help that couple in reproduction. Okay, अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि बेटा कोई कपल इनफर्टाइल है? when a couple is unable to get pregnant or reproduce even after unprotected sexual cohabitation. Cohabitation might be a new word for you, but it means the same as coitus, okay, or incopulation. When a couple is unable to get pregnant or reproduce even after unprotected sexual cohabitation, coitus or intercourse for 1 year, then such a couple is known as infertile. Okay, and then the couple is advised to go for the ARTs. To go for ART. Fine. अब बेटा दो तरह से हो सकता है. ARTs दो तरह की होती हैं, इन विट्रो एंड इन विवो. इन विट्रो मीन्स ग्लास, यानी कि ये लैब में हो रहा है. इन विवो यानी कि लिविंग बीइंग. ठीक है. इन विट्रो टेक्नोलॉजीज जो हैं उनमें आता है नाम किसका? जिफ्ट का, IUT का, ICSI का. किसका?
ज़िफ्ट ज़िफ्ट, IUT एंड ICSI। ज़िफ्ट को जब एक्सपेंड करते हैं देन इट बिकम्स ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। व्हाट इट बिकम्स? ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन transfer. When we talk about IUT, then it is intrauterine transfer. Fine. And when we talk about ICSI, then it is cytoplasmic sperm injection. ठीक है। अभी देखिए, जब बात करते हैं ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर की, तो हमने पढ़ा था बेटा ज़ायगोट क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा था? ओवा को स्पर्म जो है स्पर्म और ओवा आपस में फ्यूज कर रहे थे। दोनों के फ्यूजन के बाद जो एक सेल बनती है जो कि डिप्लॉयड होती है, यानी कि उसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, दैट कंडीशन इज नोन एज ज़ायगोट। ठीक है। ज़ायगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना, ज़ायगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना, यानी कि बेटा अब देखो ये इन विट्रो है, यानी कि ग्लास के अंदर की जा रही है, यानी कि लैब के अंदर हो रही है। तो बेटा लैब में मैनुअली साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, एक हेल्दी ओवा और हेल्दी स्पर्म को सीमेन सैंपल को लेते हैं, सेलेक्टेड स्पर्म्स और ओवा को फ्यूज करवाने के लिए प्रॉपर मीडियम में छोड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, फ्यूजन के बाद जो ज़ायगोट बनता है, इसको विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स प्लेस कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। कहाँ? लेडीज़ में, विमेन में, जो विमेन वुड बी मदर होना चाहती है, वुड बी मदर है, उसके फैलोपियन ट्यूब में प्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है। तो क्या है, ज़ायगोट को इंजेक्ट कर दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है विमेन की फैलोपियन ट्यूब में। अगर याद हो तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा था बेटा? फर्टिलाइजेशन एम्पुला के अंदर हो रहा था। फैलोपियन ट्यूब का जो वाइड पोर्शन था वहाँ, उसको एम्पुला बोलते हो, और वहाँ क्या हो रहा था? ज़ायगोट बन रहा था। इसीलिए हमने ज़ायगोट को कहाँ प्लेस किया है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्लेस किया है। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब जरा ध्यान दो, हमने जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, लास्ट वाले चैप्टर में, तो मैंने आपको एक बड़ी खास बात बताई थी कि जो यूट्रस के अंदर एंजाइम्स हैं वो स्पर्म को क्या करते हैं? स्पर्म के हेड को शोव कर देती हैं, इसको मतलब डिसोसिएट करने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से ये जो फ्रंट मेम्ब्रेन है एक्रोसोम की, ये क्या हो जाती है? ये थिन हो जाती है, एंड इट बिकम्स इजी फॉर द स्पर्म और द एक्रोसोम to release its enzymes to degenerate the outer layer of zona pellucida and the vitelline membrane of the ova। ठीक है। कहना क्या चाह रही हूँ कि जब साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम इस एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश की, देन दे वर अनेबल टू फ्यूज द स्पर्म एज वेल एज ओवा इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लेस डिस्टेंस अमंग देम। क्योंकि नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है, जब स्पर्म यूट्रस से ऊपर की तरफ जाता है, फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाता है, तो यूट्रस के जो एंजाइम्स हैं, जो सिक्रेशंस हैं, वो स्पर्म का हेड जो है उस पर एक्ट करती हैं और उसको थिन कर देती हैं, जिसकी वजह से जब स्पर्म ओवा के पास जाके उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है जोना पेलुसिडा को, जो कि ओवा की आउटर मोस्ट लेयर है, तो ईजियर होता है ब्रेक डाउन होना, क्या? सेल मेम्ब्रेन का, स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन होना आसान हो जाता है।
और स्पर्म के जब सेल मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन होगी तो एक्रोसोम के अंदर क्या है, एंजाइम्स हैं जो कि क्या करेंगे, ओवा की आउटर लेयर जिसको विटिलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको डिसोसिएट करेंगे, डिजेनरेट करेंगे, कैटालाइज करेंगे और न्यूक्लियस को इसके अंदर एंटर करवा देंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट को ये प्रोसेस बाद में पता लगा था और उसके बाद उसी तरह से इसको ट्रीटमेंट दिया गया एंड देन दे वर एबल टू फ्यूज स्पर्म एंड ओवा इन द ग्लास स्लाइड्स इन द लैब। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज इंट्रायूट्रिन ट्रांसफर। किस चीज का ट्रांसफर, व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, ब्लास्टोमियर। एट to 32 सेल ब्लास्टोमियर को 8 सेल स्टेज तक तो हम प्लेस करते हैं बेटा फेलोपियन ट्यूब में। जब इसमें क्योंकि यहाँ के बाद मिटोसिस होनी शुरू हो जाएगी, मिटोसिस होगी तो ये अभी फिलहाल एक सेल है, 1 से 2 बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी, इस तरह से 8 से 16, इस तरह से करते करते ये 8 to 32 सेल्स जब तक होती हैं तब तक इसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। अगर ये 32 से ज़्यादा हो जाती हैं सेल्स हमारे ज़ाइगोट के अंदर, जो कि अब ब्लास्टोमियर बोला जाएगा, तो क्या होगा, इसको बेटा यूट्रस के अंदर डायरेक्टली प्लेस किया जाएगा। अगर आपको याद हो, ध्यान हो, तो हमने पढ़ा था कि जब जो फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड ओवा है, वो यूट्रस के अंदर आता है इम्प्लांटेशन के लिए, तो वो 100 सेल्स के अराउंड हो चुका होता है। उसके अंदर मिटोटिक डिविजन्स की वजह से अराउंड 100 सेल्स बन चुकी होती हैं। ठीक है, इसी वजह से 32 सेल्स से ज़्यादा सेल्स होने पर हम ब्लास्टोमियर को डायरेक्टली यूट्रिन में प्लेस करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। कैसे, फ्रॉम द वजाइनल एंट्री ऑफ द विमेन। समझ आया इतना? चलिए आगे चलते हैं। आगे है ICSI। ICSI stands for intracytoplasmic, what have I written this, intracytoplasmic sperm injection. This is another specialized procedure to form an embryo in lab in which sperm is directly injected into the cytoplasm of the ova. ओवा के साइटोप्लाज्म के अंदर ही डायरेक्टली आप सिरिंज की मदद से स्पर्म्स को एंटर करवा देते, एक सिंगल स्पर्म को एंटर करवा देते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा स्पर्म को करवाओगे तो बेटा न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, क्या पता क्या बन जाएगा, बट आई अश्योर यू कि ये ह्यूमन बीइंग तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या होगा कि हम स्पर्म को इंजेक्ट करेंगे डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवा, फीमेल के ओवा के अंदर। रिजल्ट क्या होगा, न्यूक्लियस डिप्लॉइड हो जाएगी, ये सेल जाइगोट बन जाएगा एंड देन दिस विल बी रिजल्टिंग इनटू अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग विद इन द इंटरवल ऑफ 9 months। फाइन, अब आगे बात करते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन की। इन विवो क्या है बेटा, यानी कि लिविंग बीइंग के अंदर ही सारा प्रोसीजर हम कैरी ऑन करवा रहे हैं। इसमें आता है जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है वो क्या कहलाएगी, इन विवो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं उसको। जब फर्टिलाइजेशन ग्लास में करवा जाए तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और जब फर्टिलाइजेशन लेडी के अंदर करवाया जाए देन इट इज इन विवो फर्टिलाइजेशन। फाइन, इन विवो फर्टिलाइजेशन में हम 2 तरह की टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, गिफ्ट एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। गिफ्ट एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखो, इंसेमिनेशन क्या था बेटा, इट इज द रिलीज ऑफ स्पर्म और सीमेन बाय मेल इनटू द फीमेल जेनेटलिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मेल अपनी पेनिस को प्लेस करता है वेजाइना के अंदर, जो कि फीमेल की जेनेटाइल्स का जेनेटिलिया का पार्ट है, और इजेकुलेट करता है एक टाइम पे अराउंड 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म्स।
जब ये इंसेमिनेशन, ये इजैकुलेशन आर्टिफिशियली करवाया जाए, यानी कि नेचुरली ना करवाया जाए, तब उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्यों क्यों जरूरत पड़ी इसमें इस चीज़ की? बेटा काफ़ी बार जो है मेल्स के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा जाता है, यानी कि जो पेनिस जो है ना बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पार्ट है, उसके अंदर एक भी बोन नहीं है। इट इज मेड अप ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट्स। जब मेल में किसी भी वजह से वो मसल्स इतने वीक हो जाएं कि जो पेनिस है वो इरेक्ट ना हो पाए, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, अगर पेनिस इरेक्ट नहीं होगी देन इट वॉन्ट बी पॉसिबल टू एंटर द फीमेल वेजाइना। ओके, क्योंकि बेटा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो क्लोज होते हैं, मसल्स जो है क्लोज होती हैं। अच्छा, कॉमन सेंस की बात है, यहाँ किस तरह का गेट अवेलेबल है, मैंने आपसे कॉमनली, मैं बार बार आप लोगों को इस बारे में डिस्कस करती हूँ आप लोगों से, कि स्फिंक्टर और वॉल्व दो तरह के गेट होते हैं। स्फिंक्टर होते हैं जो सर्कुलर मोशन में काम करें, ठीक है, और वाल्व होता है जो कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो को परमिट करे। ठीक है, तो फीमेल को जब हम देखते हैं, जब फीमेल का लोअर पोर्शन देखा जाएगा, ठीक है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखेंगे, तो यू विल ऑब्जर्व दैट इट हैज स्फिंक्टर्स इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, उन स्फिंक्टर्स को एंटर करने के लिए, मेल की पेनिस का इरेक्ट होना ज़रूरी है। तो जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन नाम से एक बीमारी होती है, ये कंडीशन होती है मेल के अंदर, देन इट्स नॉट पॉसिबल टू एंटर द फीमेल वजाइना एंड इंसेमिनेट। ओके, अगर बेटा वजाइना में इंसेमिनेशन नहीं होगा तो स्पर्म को बड़ा टाइम लग जाएगा फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में, और हो सकता है वो पहुंच ही ना पाए। ठीक है, बिकॉज द इंसेमिनेशन शुड बी क्लोज टू द सर्विक्स, सर्विकल ओपनिंग है उसके क्लोज इंसेमिनेट करना होता है, देन ओनली द स्पर्म्स आर एबल टू स्विम एंड ट्रेवल टू द फैलोपियन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजेशन। जब ये इंसेमिनेशन इंजेक्शंस के थ्रू, सिरिंजेस के थ्रू फीमेल के अंदर किया जाए, देन दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज नोन एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जो कपल है, मेल से हम बोलते हैं कि हाँ आप इजेकुलेट करके अपना सीमन सैंपल कलेक्ट करके हमें दीजिए फ्रेश, ओके, एंड देन दैट पर्टिकुलर सीमन सैंपल आफ्टर सर्टेन केमिकल ट्रीटमेंट इज इंसर्टेड इनटू द फीमेल वजाइना विद द हेल्प ऑफ एन इंजेक्शन और सिरिंज। फाइन। नेक्स्ट अदर कंडीशन इज गिफ्ट, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या है बेटा, जो पहले तो फुल फॉर्म लिख देते हैं हम यहाँ। जब कोई फीमेल ओवरी गैमेट रिलीज नहीं कर पा रही है, ओवा रिलीज नहीं कर पा रही है, तो हम एक मैच्योर या फर्टाइल फीमेल के ओवा को कलेक्ट करते हैं। यस, जैसे ऑर्गन डोनेशन का ट्रेंड है उसी तरह से बेटा आजकल सरोगेसी एंड ओवा डोनेशन, स्पर्म डोनेशन, इस तरह के ट्रेंड्स फेमस हैं। अगर आप इस चीज़ से अनअवेयर हो, वैसे तो हो गए नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े वो हैं, ट्रेंडी हैं एंड दे फॉलो द ट्रेंड्स। विकेड ओनर जो मूवी है आप उसको देख सकते हैं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इजीली। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में हम एक फर्टाइल लेडी का ओवा लेते हैं, मल्टीपल ओवाज लेते हैं, और उसको इंजेक्शन के थ्रू जो है प्लेस कर दिया जाता है, कहाँ, जो मदर बनना चाहती है उस लेडी की फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि उस कंडीशन में मान लो मैं हूँ, सपोज इफ माई ओवरी इज अनेबल टू प्रोड्यूस मैच्योर ओवाज और गुड क्वालिटी ऑफ ओवाज, देन I will take help of a doctor. Now a doctor will arrange a suitable donor for me, okay, ova donor for me. वो उस लेडी से ओवा निकालेगा डॉक्टर और कहाँ प्लेस कर देगा, मेरी फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्लेस कर देगा। इस कंडीशनिंग के बाद बाकी प्रोसीजर नॉर्मल है।
लेडी के अंदर ओवा आ गया है. नाउ व्हेनेवर शी विल मेट विद हर पार्टनर, after ejaculation the sperm will travel to the fallopian tube and fertilize the ova, hence forming a zygote, and the zygote will later on after implantation will form a baby after the gestational period of 9 months. Okay, I hope this is clear. ठीक है, देखो दो मेजर कंडीशन आई है बेटा. डोनर्स जो है ना, अगर मान लो पेरेंट्स हेल्दी हैं, सिर्फ कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन वगैरह में दिक्कत आ रही है, यानी कि फर्टिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, यानी कि स्पर्म हेल्दी नहीं है, देन इन दैट केस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, देन इन दैट केस वी विल फर्टिलाइज आउटसाइड द बॉडी. ओके, और एम्ब्रियो बनने के बाद हम उसको एम्ब्रियो को प्लेस कर देंगे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में. जब फर्टिलाइजेशन वगैरह सब कुछ हो सकता है, लेकिन मतलब एनवायरनमेंट जो इंटरनल एनवायरनमेंट है फीमेल के अंदर का वो भी हेल्दी है, लेकिन जो गैमीट्स हैं उनमें दिक्कत आ रही है या ऑर्गन्स में दिक्कत है मेल ऑर्गन में, देन वी विल गो फॉर इन विवो फर्टिलाइजेशन. ओके, अब देखो इंटरनल एनवायरनमेंट की बात की मैंने. इंटरनल एनवायरनमेंट से क्या मतलब है बेटा, काफ़ी बार फीमेल्स के अंदर फिब्रोइड्स नाम की जो है दिक्कत देखने को मिलती है. ओवेरियन फिब्रोइड है, ओवेरियन सिस्टोसिस है, सिस्ट्स हैं, ठीक है. इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती है जिसमें कि मल्टीपल ट्यूमर्स और जो है अनवांटेड ग्रोथ ऑर्गन में देखी जाती है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में देखी जाती है, जिसकी वजह से जो कंडीशनिंग है अंदर की, यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब्स हैं, वो बड़े नैरो हो जाते हैं और उसके अंदर जो है इसका इम्प्लांट होना, एम्ब्रियो का इम्प्लांट होना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. इन दैट केस द लेडी इज फर्स्ट ट्रीटेड फॉर दोज पर्टिकुलर कंडीशंस. जैसे फिब्रोइड है, अगर उसको रिमूव किया जा सकता है तो उसे हटा देते हैं. सिस्ट है, उसको रिमूव किया जा सकता है तो हटा देते हैं. अदरवाइज वी गो फॉर सरोगेसी. अगर फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है किसी रीज़न से, तो हमें सरोगेसी की हेल्प लेनी पड़ती है. अब सरोगेसी क्या है बेटा, सरोगेसी कंडीशन होती है, सरोगेट मदर्स होती हैं, यानी कि रेंटेड वूम, किराए पे गोद लेना. यानी कि कोई कपल है, वो फीमेल जो है वो बेबी को कैरी नहीं कर सकते. सपोज हर यूट्रस इज वीक और मे बी शी इज नॉट हेल्दी अदरवाइज, or maybe she is having some disease which can be transferred to the baby during the gestational period. तो ऐसे केस में हम सरोगेसी या रेंटेड वूम के बारे में बात करते हैं. गैमीट्स होते हैं डोनर पेरेंट्स के, मतलब जो एक्चुअल में पेरेंट्स बनना चाहते हैं उनके गैमीट्स होते हैं, और किसी भी एक कंडीशन के द्वारा हम एम्ब्रियो तैयार करते हैं, ज़ाइगोट तैयार करते हैं, और कहाँ प्लेस कर देते हैं उसको, फीमेल के जो सरोगेट मदर है उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं. ठीक है, मीन्स द मेल इज नॉट हैविंग नेचुरल कोहैबिटेशन विद द सरोगेट मदर. ठीक है, उस केस में वो अनलीगल हो जाए, इलीगल हो जाएगा. अनलीगल तो कुछ होता ही नहीं. इन दैट केस इट विल बी इलीगल. सरोगेसी समझ में आ गई. देयर आर सर्टेन रूल्स एंड लॉज पर्टेनिंग टू सरोगेसी. There are certain countries which have legalized surrogacy, but in country like India, it's still an issue of discussion. Okay? क्योंकि इसकी वजह से इंडिया जैसे गरीब नेशन जो है, because we are still developing on our way to get developed, इंडिया जैसे नेशन से जो है बेटा यंग लेडीज़ को, यंग गर्ल्स को जो है बाहर के फॉरेनर्स जो हैं वो अपने साथ ट्रैफिक कर लेते हैं, या मतलब अपने साथ ले जाते हैं इन तरह की चीज़ों के लिए, और उनको बड़ी मीगरली पे करते हैं, मीनियल पे देते हैं. ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रमोट करता है ये, ऐसा मेरा मानना है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. इसके साथ हम आज का चैप्टर फिनिश करते हैं, और आप लोगों से अच्छा एक टेस्ट ट्यूब बेबी पॉइंट और रह गया है हमारा. एक मिनट रुकिएगा. लास्ट टॉपिक जो हमारा इससे रिलेटेड है वो है टेस्ट ट्यूब बेबी. कुछ है ये बेटा भाई सेम चीजें हैं. आउटसाइड द बॉडी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन,
फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट है इट रीचेस 32 सेल कंडीशन और स्टेज विद इन 24 आवर्स। ठीक है, 1 दिन के अंदर 32 सेल स्टेज पे पहुंच जाता है। और ये जो कंडीशंस होती है बेटा, ये नहीं है कि आप ऐसे नॉर्मल रूम पे जो है फर्टिलाइजेशन करवा दोगे स्पर्म का और होगा। नो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में इन सिमिलर कंडीशंस like the uterus, normal uterus है, जाइगोट बनता है, 32 सेल स्टेज पे पहुंच जाता है 24 घंटे के अंदर। इसके बाद दिस जाइगोट इज ट्रांसप्लांटेड और ट्रांसफर्ड इनटू 32 सेल zygote is transferred to mother's uterus or the surrogate mother uterus and then after gestation, कितने पीरियड का होता है, कितना टाइम पीरियड होता है जेस्टेशन का ह्यूमंस में? 9 मंथ्स। 9 मंथ्स के जेस्टेशन पीरियड के बाद normally the baby is delivered। फाइन, ठीक है। अच्छा देखो, दूसरी चीज इसमें सरोगेट मदर में क्या है कि इसमें बेबी जो है वो जो मदर पैदा करेगी उसके पास ना रह के किसके पास चला जाएगा लेने के लिए, जो कपल उसको उसके लिए उसकी प्रेगनेंसी को पे कर रहे हैं। ठीक है, अब जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी, पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी था वो कौन था और कहाँ था? इट वॉज इन इंग्लैंड, लुइस जॉय ब्राउन। इंग्लैंड, लुइस जॉय ब्राउन, 28 जुलाई 1978, 25 July 1978, 25 July 1978. The person was born, the first test tube baby was born in England and he was named Lewis Joy Brown and his DOB is 25 July 1978. Whereas in India, the first baby girl born by test tube baby facility is named as Durga. Okay, you can Google more for further research on this particular topic. It's an interesting topic and may become the subject of research for many of you in the upcoming future. Okay, here I would like to end this chapter as well as this video. Thank you, take care, have a nice day.